1984 में कोल्ड वॉर के चरम पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भू राजनीतिक तनाव जारी था। अंतरिक्ष दौड़ में अमेरिका ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन सोवियत संघ यानी रूस बाहरी अंतरिक्ष पर विजय पाने के प्रयोगों से पीछे नहीं हटा। ऐसे ही एक प्रयोग मास्को की एक गुप्त प्रयोगशाला में किया गया, जहां दो वैज्ञानिक एलोशा और सर्गेई अपने शोध के परिणामों का निरीक्षण कर रहे थे। वे एक ऐसे जीव का स्टडी कर रहे थे जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया था और जिसे मांस खाने की बेहद भूख थी। अचानक कंप्यूटर सिस्टम में एक समस्या का संकेत मिलता है और बिजली की सुरक्षा से बोर्डर निष्क्रिय हो जाती है। इसके कारण इंसान और शार्क का हाइब्रिड जैसे ये जीव भाग निकलते हैं। वैज्ञानिक तुरंत एग्जिट अलार्म बजाते हैं, लेकिन ये क्रिएचर अपनी अतिमानवीय ताकत और धारदार दांतों से प्रयोगशाला के कर्मचारियों पर हमला करने लगते हैं। ये शिकार को आधे में काट देते हैं, एक ही बार में निगल जाते हैं और बंदूकें भी इन्हें रोकने में विफल रहती हैं। फिर भी सर्गेई और एलोशा किसी तरह बचने में सफल होते हैं और इन जीवों को एक रॉकेट जहाज की ओर आकर्षित करते हैं। वे तय करते हैं कि इन क्रिएचर को अंतरिक्ष में भेजना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अगर वे समुद्र तक पहुंच गए तो वे अजेय बन जाएंगे और पृथ्वी के सभी जीवन को खतरे में डाल देंगे। दोनों वैज्ञानिक रॉकेट के केबिन तक पहुंचते हैं, लेकिन रॉकेट के टेक ऑफ में अभी कुछ मिनट बाकी होते हैं। शार्क दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वे अंदर आ सकें और उन्हें खा सकें। इस स्थिति में एलोशा सर्गेई को समय देने के लिए केबिन से बाहर निकलने का फैसला करता है, भले ही सर्गेई मना करता है। एलोशा फ्लेयर गन से क्रिएचर पर हमला करता है, जिससे वे थोड़ी देर के लिए चकित हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रयास के बावजूद क्रिएचर जल्द ही संभल जाते हैं और एलोशा पर हमला कर देते हैं। एलोशा का शरीर इन क्रिएचर द्वारा निगल लिया जाता है। सौभाग्य से एलोशा के बलिदान के कारण सर्गेई इन जीवों को अंतरिक्ष में चंद्रमा के छिपे हुए हिस्से की ओर ले जाने में सफल हो जाता है। आज केप कैनावेरल अंतरिक्ष केंद्र में एक नए रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। कमांडर निकोल ट्रेस के नेतृत्व में टीम अंतिम तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच टीम का एक इंजीनियर अचानक अपेंडिसाइटिस के कारण अस्वस्थ महसूस करने लगता है। निकोल लॉन्च को स्टॉप करने का सुझाव देती है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन एक नए इंजीनियर को बुलाता है। ये नया इंजीनियर माइकल है, जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय नहीं है। फिर भी वह इंजीनियर की जगह लेता है और चंद्रमा के लिए रॉकेट लॉन्च शुरू होता है। अंतरिक्ष यान तेज गति से आकाश में उड़ान भरता है और वायुमंडल पार करने के बाद टीम पुष्टि करती है कि यात्रा सफल रही है। अब अगले 68 घंटे तक चंद्रमा तक पहुंचने का रास्ता तय करना है, इसलिए टीम को आराम करने का समय मिलता है। कुछ घंटों बाद कमांडर निकोल वैज्ञानिक जोशी से मिलने जाती है, जो चंद्रमा पर ऊर्जा के नए स्रोत खोजने के लिए काम कर रही हैं। बातचीत के दौरान पायलट टॉम संपर्क करता है और बताता है कि एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट गड़बड़ी हुई है, जिससे उन्हें रास्ता बदलना पड़ा है। इसके चलते उन्हें अपने मूल लैंडिंग स्थान से कुछ मीटर दूर पश्चिमी क्रेटर में उतरना होगा। कमांडर उन्हें यात्रा जारी रखने का निर्देश देती है, लेकिन जब वे चंद्रमा के पास पहुंचते हैं तो अचानक होने वाले हस्तक्षेप के कारण रॉकेट और भी भटक जाता है। टीम वापस अपने रास्ते पर आने और पृथ्वी के आधार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी रहस्यमय कारण से संपर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। स्थिति और गंभीर हो जाती है जब कमांड सेंटर के नियंत्रण खराब हो जाते हैं और अंतरिक्ष यान चंद्रमा के उपग्रह से टकरा जाता है। माइकल और उनके साथी एनरी मैन्युअल कंट्रोल तक पहुंचते हैं और यान को स्थिर करने में सफल होते हैं, लेकिन यह पहले ही चंद्रमा की सतह के काफी करीब पहुंच चुका होता है, जिससे उन्हें मजबूरन क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन उपग्रह के नष्ट होने के कारण अब पृथ्वी से संपर्क करना संभव नहीं है। कमांडर स्थिति रिपोर्ट मांगती है और बताया जाता है कि उनके पास अगले 6 महीनों तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और भोजन है। इसके बाद वह माइकल, एनरी और लियाम को चंद्रमा पर खोज करने का निर्देश देती हैं, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों के वाहन से कुछ उपयोगी उपकरण जुटाए जा सकें। चारों अपने स्पेस सूट पहनकर रास्ता तय करते हैं और वाहन तक पहुंचकर उन सभी चीजों को इकट्ठा करते हैं जो पृथ्वी लौटने में मददगार हो सकती हैं। इसके बाद वे जहाज की ओर लौटते हैं, लेकिन दूर से उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो चंद्रमा की मिट्टी को भेदते हुए तेजी से उनकी ओर आ रहा है। निकोल सभी को पीछे हटने का आदेश देती है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि ये वही शार्क जैसे क्रिएचर हैं जिन्हें सोवियत रॉकेट के जरिए चंद्रमा पर लाया गया था। इनमें से एक लियाम को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है, जिससे लियाम की तुरंत मौत हो जाती है। निकोल, एनरी और माइकल अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वे तेज नहीं भाग पाते। शार्क जैसा क्रिएचर उनके करीब आता जाता है और जब वह माइकल पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वह एक लैंडमाइन पर कदम रख देता है और जोरदार धमाके से जमीन पर गिर जाता है। हालांकि धमाके के बावजूद क्रिएचर जल्द ही होश में आ जाता है और टीम पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी एक कपल
कपल द्वारा छोड़ा गया एक हार्पून क्रिएचर के शरीर में लग जाता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। टीम हैरानी से देखती है कि वे दो लोग कौन हैं, एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत जवान औरत जो बिना स्पेस सूट के चंद्रमा पर घूम रहे हैं। आखिरकार बूढ़ा आदमी अपना परिचय देता है। वह सेर्गेई है, वही वैज्ञानिक जिसने इन शार्क को चंद्रमा पर लाया था, और वह लड़की उसकी अडॉप्टेड पुत्री अकुला है। सेर्गेई बताता है कि वह 40 साल से चंद्रमा पर है, एक ऐसे बचाव अभियान का इंतजार कर रहा था जो कभी नहीं आया। निकोल उसे अपने जहाज पर ले जाने का वादा करती है, लेकिन कहती है कि उन्हें पहले जहाज की खराब व्यवस्था को ठीक करने में उसकी मदद चाहिए। सेर्गेई मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले वह टीम से कहता है कि वे उसके ठिकाने तक चले। टीम सेर्गेई के वाहन में उसके ठिकाने की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वे रवाना होते हैं, एक हाइब्रिड क्रिएचर एनरी को पकड़कर जमीन के नीचे शार्क के अड्डे पर ले जाता है। निकोल आदेश देती है कि वे अपने साथी को बचाने वापस लौटें, लेकिन सेर्गेई सुझाव देता है कि पहले उनके ठिकाने पर जाकर बचाव योजना बनाई जाए। अनिच्छा से कमांडर मान जाती है और सेर्गेई के साथ चली जाती है, जबकि एनरी को शार्क के अड्डे पर कैद कर लिया जाता है। शार्क की गुफा में एनरी सेरेना नाम की हाइब्रिड्स की नेता से मिलता है, जो एनरी की मदद से पृथ्वी पर वापस जाने की योजना बना रही है। दूसरी ओर वो ग्रुप आखिरकार सेर्गेई के ठिकाने पर पहुंचता है। सेर्गेई ने अपने पुराने रॉकेट को एक घर में बदल दिया है। उसने एक ऐसा फार्म तैयार किया है जिसकी मदद से वह खाने, पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर इतने वर्षों तक जिंदा रहा है। वह यह भी बताता है कि उसे अकुला मिली थी और उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अकुला इंसान और शार्क का एक हाइब्रिड है। सेर्गेई ने उसे मानव जीवन के तौर तरीके सिखाए, लेकिन वह ऐसा अन्य हाइब्रिड्स के साथ नहीं कर पाया जो कोल्ड वॉर के दौरान लड़ाई के हथियार के रूप में बनाए गए थे। अब वे चंद्रमा पर बसे हुए हैं, अपनी एक अलग समाज बना चुके हैं और जमीन के नीचे रहकर अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। इस तरह सेर्गेई और हाइब्रिड्स की कहानी सामने आती है, लेकिन माइकल सबको याद दिलाता है कि एक जरूरी काम अभी भी बाकी है, HRI हेनरी को बचाना। अकुला बताती है कि उसे शार्क सिटी की जेल में रखा गया होगा। निकोल कहती है कि उसे बचाना जरूरी है क्योंकि वही अकेला है जो जहाज की खराबी को ठीक कर सकता है। सेर्गेई सहमत हो जाता है और अपनी बेटी के साथ बचाव अभियान के लिए उपकरण तैयार करना शुरू करता है। इसी दौरान निकोल कम्युनिकेटर सक्रिय करती है और साथ ही पायलट एली को एक संदेश भेजती है। वह निर्देश देती है कि जहाज का कोई भी सदस्य संपर्क न करे, क्योंकि हाइब्रिड्स यानी शार्क मानव संदेशों को पकड़ सकते हैं और उनके स्थान का पता लगा सकते हैं। दुर्भाग्यवश एली को कमांडर का संदेश सही से सुनाई नहीं देता और वह कम्युनिकेटर का उपयोग करके जवाब देती है। इसके परिणाम स्वरूप एक हाइब्रिड जो हथौड़ा सिर वाली शार्क के आकार का है, संदेश को पकड़ लेता है और जहाज और उसके दल का पता लगा लेता है। एली को डर लगता है कि उसकी कमांडर खतरे में है और वह डॉक्टर ओवेन के साथ उसकी मदद के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर शार्क के अड्डे पर सेरेना हेनरी पर हमला शुरू करती है और उसे जहाज की लोकेशन बताने के लिए मजबूर करती है। हेनरी इनकार कर देता है तो सेरेना अपने गार्ड स्कार को बुलाती है। स्कार कुछ ही सेकंड में हेनरी की एक टांग को काटकर अलग कर देता है और गर्म लोहे से उसका खून रोक देता है। असहनीय दर्द में हेनरी शर्त रखता है कि वह सब कुछ बताएगा, बस शार्क उसके क्रू को बख्श दें। सेरेना वादा करती है और उसे चंद्रमा का नक्शा दिखाती है ताकि जहाज का स्थान बताया जा सके। इस बीच सेर्गेई और अकुला माइकल और निकोल को चंद्रमा पर चलने के लिए बनाए गए विशेष सूट और मून रॉक से बने हार्पून देते हैं। इसके बाद वे खोज वाहन के साथ निकलते हैं और बाकी का रास्ता पैदल तय करते हैं ताकि क्रिएचर का ध्यान न खींचे। आखिरकार निकोल और बाकी ग्रुप शार्क के अड्डे को दूर से देख लेते हैं। वहाँ अकुला दिखाती है कि हेनरी को कहाँ कैद किया गया है और ग्रुप एक योजना बनाता है कि कैसे अंदर घुसकर मैकेनिक को बचाना है और जल्द से जल्द वापस रॉकेट तक पहुँचना है। लेकिन जैसे ही वे अपना बचाव अभियान शुरू करने वाले होते हैं, एक गार्ड उनके सामने आ जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। ग्रुप अपने हार्पून से हाइब्रिड पर निशाना साधता है, लेकिन वह तेज और ताकतवर हमलों से उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। शारीरिक ताकत में अधिक होने के बावजूद शार्क एक साथ 4 विरोधियों से नहीं निपट पाती। निकोल इस मौके का फायदा उठाती है और हार्पून से शार्क के सिर पर हमला करती है, जिससे उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है। क्रिएचर दर्द से तड़पता है और इधर उधर मारता है, लेकिन अकुला चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति का फायदा उठाकर लंबी छलांग लगाती है और शार्क की पीठ पर चढ़ जाती है। आखिरकार वह अपने दोधारी हार्पून से क्रिएचर के शरीर पर वार करती है और उसे खत्म कर देती है। इस दुश्मन को हराने के बाद ग्रुप अपने बचाव अभियान को जारी रखता है और चुपचाप शार्क सिटी में घुस जाता है। उधर रॉकेट जहाज के पास एली और ओवेन आसपास का पता लगाते हैं और लियाम के शरीर के हिस्से को खोज लेते हैं। वे फिर से निकोल से संपर्क करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन यह केवल पास की शार्क का ध्यान खींच लेता है। एली आदेश देती है कि वे जहाज की ओर वापस लौटें, लेकिन रास्ते में क्रिएचर ओवेन पर हमला करता है और अपने तेज दांतों से उसका शरीर चीर देता है। एली उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और शार्क उसके सामने आ जाती है। एस्ट्रोनॉट एली चंद्रमा की चट्टान को क्रिएचर के चेहरे पर फेंकती है, लेकिन इससे वह और भी गुस्से में आ जाता है और एली को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। दुर्भाग्यवश शार्क तेज होती है और जैसे ही वह एली को गिराती है, उसका शरीर खाने लगती है। इस घटना के बाद अब जहाज पर सिर्फ 2 लोग बचते हैं, जोसी और टॉम। वे पृथ्वी पर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की घूर्णन का अध्ययन करने के बाद टॉम एक तेज रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन उनके पास केवल 6 घंटे का समय है रॉकेट को उस रास्ते से निकालने के लिए, वरना उन्हें वही रास्ता फिर से पाने के लिए 4 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। टॉम कमांडर निकोल को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय निकोल शार्क सिटी में घुसपैठ कर रही होती है। निकोल और माइकल को अकुला रास्ता दिखा रही होती है। वह सबको चेतावनी देती है कि हाइब्रिड्स पर हमला न करें, क्योंकि उनके खून से और शार्क आकर्षित हो जाएंगे। इसी कारण जब एक गार्ड उन पर हमला करता है तो अकुला उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाती। इसके बावजूद वह जीव अपनी जीभ काट लेता है, जिससे खून बहने लगता है और उसकी प्रजाति के बाकी सदस्य उसका पता लगा लेते हैं। अकुला आखिरकार अपने भाले से उसे मार गिराती है और ग्रुप एचआरआई को खोजने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। आखिरकार वे मैकेनिक एचआरआई को ढूंढ लेते हैं, जो सबको शार्क के पृथ्वी पर वापस जाने और पूरे ग्रह पर कब्जा करने की योजना के बारे में चेतावनी देता है। इसके अलावा उसे जहाज की लोकेशन बताने के लिए मजबूर किया गया था और अब उन्हें तुरंत वहां वापस लौटना होगा। वापसी के रास्ते में टीम को एक कमरे में दर्जनों अंडे मिलते हैं, जिनमें हाइब्रिड शार्क के बच्चे पल रहे हैं, जिन्हें पृथ्वी पर भेजा जाना है। माइकल उन अंडों को नष्ट करने का सुझाव देता है, लेकिन अकुला मना कर देती है, क्योंकि वह कहती है कि वे भी मासूम हैं, जैसे मैं कभी थी। उन्हें जन्म लेने का मौका भी नहीं मिला। उनकी बहस चल ही रही होती है कि तभी और हाइब्रिड्स वहां पहुंच जाते हैं, जिससे ग्रुप को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। इसी दौरान रॉकेट में टॉम और जोसी अपने किसी साथी से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हालात और खराब हो जाते हैं जब एक शार्क रॉकेट में घुस जाती है और वे दोनों लैब में छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहां भागने का कोई रास्ता न होने के कारण टॉम और जोसी कमरे में रखे हथियार उठाते हैं और शार्क से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ निकोल, माइकल, सेर्गेई और अकुला एक्सप्लोरर वाहन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक विशाल हाइब्रिड उनका पीछा कर रहा होता है। वे जितनी तेजी से संभव हो वाहन को दौड़ाते हैं, लेकिन क्रिएचर उनका पीछा नहीं छोड़ता। उसे रोकने के लिए अकुला अपना भाला उठाकर क्रिएचर पर फेंकती है। भाले से घायल होने के बाद वह चकित रह जाता है और उनका पीछा करना छोड़ देता है। खतरे से बाहर टीम अपनी यात्रा जारी रखती है और आखिरकार रॉकेट तक पहुंच जाती है, लेकिन वे देखते हैं कि मुख्य दरवाजा टूटा हुआ है। उन्हें डर होता है कि शार्क अंदर घुस गई हैं और बाकी क्रू को खत्म कर दिया है, लेकिन उनकी राहत के लिए जोसी और टॉम दोनों जिंदा होते हैं और उन्होंने घुसपैठ करने वाली शार्क को खत्म कर दिया होता है। अब सभी बचे हुए लोग एक साथ होते हैं और उन्हें जहाज की मरम्मत करनी होती है ताकि वे चंद्रमा से भाग सकें, लेकिन तभी वे कैमरों में देखते हैं कि दर्जनों शार्क जहाज की ओर बढ़ रही हैं। सीधा मुकाबला करना नामुमकिन होता है। यह देखते हुए कि क्रिएचर उनका पता उसकी वजह से लगा पाए हैं, एचआरआई जहाज से बाहर निकलने और शार्क का ध्यान भटकाने का फैसला करता है ताकि जहाज की मरम्मत पूरी हो सके। निकोल इस योजना के खिलाफ होती है, लेकिन एचआरआई पूरी टीम के भले के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है। कोई विकल्प न देखकर कमांडर उसे जहाज छोड़ने की अनुमति देती है। आग बुझाने वाले सिलेंडर पर सवार होकर एचआरआई खुद को जहाज से बाहर फेंक देता है। वहाँ उसका सामना हाइब्रिड्स से होता है, जो उसे बिना किसी झिझक के जमीन पर गिरा देते हैं और उसे खाने की तैयारी करते हैं। हालांकि एक आखिरी नायकत्व भरे कार्य में वह अपनी जेब में रखे विस्फोटक को निकालता है और उसे सक्रिय कर देता है, जिससे एक हाइब्रिड को साथ लेकर विस्फोट हो जाता है। टीम एचआरआई के बलिदान को देखकर भयभीत हो जाती है, लेकिन अब उनका एकमात्र लक्ष्य जहाज को पृथ्वी पर वापस भेजना है ताकि एचआरआई की कुर्बानी व्यर्थ न जाए। हालांकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जल्द ही और शार्क वहां आ जाती है, उनके नेता सेरेना के साथ, जो हाइब्रिड्स के अंडे लेकर आती है। टीम जहाज के चारों ओर छिपने का फैसला करती है। जोसी लैब की ओर जाती है, लेकिन जल्द ही वहां एक शार्क घुस आती है। वैज्ञानिक छिपने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से मेज से एक ग्लास गिरा देती है, जिससे उसकी स्थिति का पता चल जाता है और शार्क उसे पकड़ लेती है। अगला छिपने वाला टॉम होता है, जो पृथ्वी के उड़ान योजनाओं को पेन ड्राइव में डाउनलोड करने के लिए जहाज के केंद्रीय कंप्यूटर रूम में जाता है। दुर्भाग्य से वह भी एक क्रिएचर के सामने आ जाता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके शरीर को नष्ट कर देता है। आखिर में निकोल, माइकल, सेर्गेई और अकुला जहाज से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका
सामना सेरेना और उसके सैनिकों से हो जाता है। हाइब्रिड्स की नेता कहती है कि वह पृथ्वी पर वापस जाने का इरादा रखती है और अकुला को अपने लोगों के साथ जुड़ने का प्रस्ताव देती है। अकुला इनकार कर देती है क्योंकि वह अपने पिता के साथ रहना पसंद करेगी, न कि उन लोगों के साथ जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। सेरेना सभी को गिरफ्तार करने का आदेश देती है और जहाज के केबिन की ओर बढ़ जाती है। बाकी चारों को गोदाम में बंद कर दिया जाता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने सेरेना को पृथ्वी पर जाने दिया तो यह ग्रह के लिए खतरा होगा, इसलिए वे अंतिम बार हाइब्रिड सैनिकों से मुकाबला करने की तैयारी करते हैं, भले ही उनके पास कोई हथियार न हो। लेकिन सभी को आश्चर्य होता है जब एक शार्क के पीछे भाला लगने से वह गिर जाता है। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि HRI ने किया था, जो विस्फोट से चमत्कारिक रूप से बच गया था। हालांकि वह अपनी जीत का जश्न जल्दी मना लेता है और पास मौजूद एक अन्य शार्क उसे निगल जाती है। गुस्से में निकोल एक भाला उठाती है और उसे शार्क की गर्दन में मार देती है, जिससे वह गिरकर मर जाती है। मरते समय शार्क टॉम का हाथ छोड़ देती है, जो अब भी उसके जबड़े में फंसा होता है। जांच करने पर निकोल को टॉम की USB स्टिक मिलती है, जिसमें उड़ान योजनाएं होती हैं जो पृथ्वी पर वापस जाने में मदद कर सकती हैं। यह खोज सभी के लिए आशा को पुनर्जीवित करती है। चारों निकटतम एयरलॉक तक जाते हैं और जहाज से कूदते हैं। चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी गिरावट सुरक्षित होती है। अब केवल अकुला को कूदना होता है, लेकिन उससे पहले सेरेना सामने आ जाती है और दोनों का आमना सामना होता है। भले ही सेरेना बहुत ताकतवर होती है, लेकिन वह अकुला के मुकाबले कुशल नहीं होती। अकुला उसे जहाज से बाहर धकेल देती है और खुद अंदर कूद जाती है। इस टक्कर के कारण अकुला मान लेती है कि सेरेना खत्म हो गई है। ग्रुप सेर्गेई के रॉकेट की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि कई और हाइब्रिड्स आसपास घूम रहे हैं और अपनी नेता की मौत का बदला लेना चाहते हैं। इस स्थिति से बचना असंभव देखकर सेर्गेई अपने रॉकेट का इस्तेमाल चंद्रमा के कोर से टकराने और उसके अंदर मैग्मा छोड़ने का फैसला करता है। इस तरह सभी शार्क समाप्त हो जाएंगे। अकुला ऐसा करने से अपने पिता को रोकना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि उसकी बेटी के जीवित रहने के लिए यह जरूरी है। विदाई के रूप में वह अकुला को एक चीज देता है जिसे उसने इतने सालों तक संभाल कर रखा था और अपनी बेटी से इसे जरूरत के समय इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों गले मिलते हैं और फिर सेर्गेई तीनों से शार्क से लड़कर समय खरीदने को कहता है, जबकि वह रॉकेट चालू करता है। निकोल, अकुला और माइकल भाले उठाकर अंतिम बार हाइब्रिड से लड़ने निकल पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान सेरेना फिर सामने आ जाती है, यह साबित करते हुए कि वह जहाज की दुर्घटना से बच गई है। गुस्से में वह उन तीनों को एक विशाल शार्क के मुंह में फेंक देती है, लेकिन यह सेरेना और उसकी सेना के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सेर्गेई ने रॉकेट को लॉन्च कर दिया था। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, विस्फोट ने चंद्रमा के मैग्मा को अस्थिर कर दिया और पूरे क्षेत्र में फैला दिया। लावा आसपास की सभी शार्क को समाप्त कर देता है और आग का विशाल विस्फोट करता है, लेकिन लावा से निकोल का जहाज भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लावा के कारण जो विशाल विस्फोट हुआ, उसने उस शार्क के शरीर को चंद्रमा से उड़ा दिया जिसने निकोल और उसके दोस्तों को निगला था, और वह पृथ्वी के समुद्र के बीच गिर जाता है। धक्का लगने से उस क्रिएचर का शरीर बिखर जाता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से निकोल, माइकल और अकुला उसमें से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। जैसा कि उसके पिता ने कहा था, अकुला उनके दिए हुए तोहफे का इस्तेमाल करती है, जो सक्रिय करने पर एक लाइफ बोट बन जाता है। चंद्रमा पर अनुभव किए गए सभी अराजकता के बाद यह तिकड़ी आखिरकार पृथ्वी पर पहुंच जाती है और ऐसा लगता है कि उनके लिए सब कुछ अच्छे से खत्म हो गया है। लेकिन तभी अकुला को अचानक तेज दर्द महसूस होता है, जो देखने में संकुचन जैसा लगता है। निकोल इस बात को लेकर उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अकुला बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया में है। जैसा कि सेर्गेई ने बताया था, हाइब्रिड्स अपने आप से प्रजनन करते हैं और अकुला एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो मानव और शार्क का मिश्रण है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन जल्द ही वह बच्चा माइकल पर कूद पड़ता है और उसका हाथ खाने की कोशिश करता है। माइकल खुद को बचाने के लिए उस बच्चे को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन मातृ भावनाओं से प्रेरित होकर अकुला उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। स्थिति जितनी अजीब थी, वह और भी विचित्र हो जाती है जब अकुला से पैदा हुए और हाइब्रिड बच्चे पानी से बाहर निकलने लगते हैं। निकोल को जल्दी ही एहसास होता है कि शार्क को खत्म करने के लिए उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ थीं और अब पृथ्वी गंभीर संकट में है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी और फिल्म देखने के लिए जुड़े रहें। अगली बार मिलते हैं।